29 मार्च वाले साइंस के पूरे पेपर का पता चल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और 29 मार्च को आपके साइंस का पेपर होने वाला है, तो पूरे पेपर का जो पोस्टमार्टम है वो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कि आपके जो पेपर है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस आपके कहां से आएंगे। और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं वो अगर आपने उन क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो 29 मार्च को आप साइंस के पेपर में फोड़कर आओगे, ये मेरा वादा है। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको साइंस की जो पूरी बुक है उसका निचोड़ देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, साइंस की ये बुक है आपके राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 की, और ये बुक है ये आपको साथ में लेकर बैठनी है। और एक आपको पेन और एक आपको एक नोटबुक है उसको साथ में लेकर बैठना है। जैसे जैसे मैं आपको नोट डाउन करवाऊं वैसे वैसे आपको चीजें हैं वो लिखनी है। और ये चीजें आपको एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि ये जो चीजें मैं आपको आज के इस वीडियो में बता रहा हूं ये चीजें आपके ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके सीधे छपेंगे पेपर में। ओके, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो जैसा कि आप प्यारे बच्चों यहां पर देख सकते हैं सारी जो चीजें हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारी क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहां नोट के इस नोटबुक में नोट डाउन किए हैं। तो देखिए 29 मार्च वाले विज्ञान के पेपर का पता चल गया है। विज्ञान की पूरी बुक है उसका निचोड़ देने वाला हूं। ओके, यानी विज्ञान की जो कंप्लीट बुक है और जिसमें टोटल 16 चैप्टर हैं, तो 16 चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम बात करें चैप्टर नंबर 1 की। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 से आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ओके, यानी इनके अलावा आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। और जो आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न है वो भी बताऊंगा। और इनके अलावा आप रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनके अलग से भी आप तैयारी कर सकते हैं। ओके, अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो जो नोट्स हैं हमारे कलरफुल नोट्स हैं वो नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। उनकी जो फीस है वो आज बहुत ही कम कर दी गई है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको पढ़ना है कि सभी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो आपको उदाहरण सहित तैयार करनी है। यानी जितनी भी केमिकल रिएक्शन है आपके चैप्टर नंबर 1 में, जिसमें मैं बात करूं आपके संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और आपके रेडॉक्स अभिक्रिया है, और आपके उपचयन अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। तो जितनी भी रिएक्शन दे रखे हैं सारी रिएक्शन है उनकी आपको परिभाषा याद होनी चाहिए और विद इनके जो एग्जाम्पल है वो भी याद करने हैं। यानी एक एक रिएक्शन भी आपको उनकी याद करनी है। उसके बाद में दूसरा जो प्रश्न है ये आपके सीधा छपता है बोर्ड में, रेडॉक्स अभिक्रिया यानी रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा याद करनी है और साथ में 2 एग्जाम्पल सभी बच्चों को याद करने हैं, क्योंकि ये प्रश्न हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं आपके जो 100% आएंगे, तो 100% में रेडॉक्स अभिक्रिया, इसको आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से तैयार करना है। सीधा छपेगा 29 मार्च साइंस के पेपर में मिलेगा ये क्वेश्चन आपको। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके जल का विद्युत अपघटन। तो इसका एक डायग्राम दे रखा है जो बुक के अंदर आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 1 में, वो आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से आपको पढ़ना है। उसके बाद में देखिए दूसरा जो अध्याय है हमारा, दूसरा अध्याय में हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों पीएच स्केल। पीएच स्केल में क्या पढ़ना है आपको, पीएच स्केल की परिभाषा याद करनी है और जो आपके कुछ पीएच मान दे रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, उदासीन जल, आशुद्ध जल, और रक्त का पीएच मान, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अमोनिया,
और आपके जो नींबू का रस है, तो काफ़ी सारे आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे। तो जितने भी दे रखे हैं सभी के पीएच मान है वो याद करने हैं। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ये भी इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में छपता है। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, इन दोनों की परिभाषा याद करनी है और इनके एग्जाम्पल याद करने हैं। उसके बाद में ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको 1 नंबर में मिलेगा, या तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मिल जाए, या फिर आपको वस्तुनिष्ठ जो आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न है उसमें मिल सकता है, या अति लघुत्रात्मक में भी मिल सकता है, या जो सुमेलित करने वाला प्रश्न है उसमें भी मिल सकता है। तो देखिए इसमें बात करूं, ये वाला क्वेश्चन 100% वाला प्रश्न है, यानी सीधा छपेगा बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरके में उपस्थित अम्ल का नाम याद करना है, एसिटिक अम्ल। और संतरा है, संतरे में सिट्रिक अम्ल है आपके, इमली में टार्ट्रिक एसिड है, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल है, दही में आपके लैक्टिक अम्ल है, नींबू में आपके, नींबू में कौन सा अम्ल है, सिट्रिक, और चिंटी का जो डंक है उसमें आपके मेथेनोइक अम्ल, और नेटल का जो डंक है उसमें उपस्थित अम्ल का नाम है मेथेनोइक अम्ल। तो ये सब आपको याद करने हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों ये भी 100% वाला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण और बेकिंग सोडा और धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनका करना क्या है आपको, इनके जो 4 बताए हैं मैंने, विरंजक चूर्ण बताया जिसका दूसरा नाम ब्लीचिंग पाउडर होता है, बेकिंग सोडा है, धावन सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इन सभी के आपको केमिकल जो फॉर्मूले जो रासायनिक सूत्र हैं वो याद करने हैं, और सभी के 2-2 उपयोग हैं वो भी याद करने हैं। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों में बात करूं आपके नेक्स्ट है क्रिस्टलन जल। तो क्रिस्टलन जल की परिभाषा याद करनी है, और 2 या 3 इसके एग्जाम्पल हैं, जो उदाहरण है वो आपको याद करने हैं। ओके, उसके बाद में प्यारे बच्चों आप आज आ जाइए चैप्टर नंबर 3 के अंदर। तो चैप्टर नंबर 3 है हमारा, चैप्टर नंबर 3 है आपके धातु और अधातु। तो उसके अंदर पहला जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है उभयधर्मी ऑक्साइड। काफी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है और सीधा एग्जाम में छपता है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड की परिभाषा याद करनी है, साथ में इसके एग्जाम्पल भी याद करने हैं। और नेक्स्ट है आपके आयनिक यौगिक। तो आयनिक यौगिक की परिभाषा, इसके उदाहरण और इसकी विशेषताएं। और उसके बाद में ये 100% वाला प्रश्न है, हाफ ईयरली में भी हर बार आता है और बोर्ड एग्जाम में भी हर बार आता है, यानी सीधा छपता है बोर्ड एग्जाम में, सीधा वार करता है ये वाला प्रश्न, भर्जन और निस्तापन। तो भर्जन और निस्तापन, इसकी परिभाषा और इसके एग्जाम्पल। उसके बाद में नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन सीधा छपता है बोर्ड में, सीधा वार करता है, विद्युत अपघटनी परिष्करण, यानी सचिन तेंदुलकर की तरह आपको छक्का लगाना है, चौका लगाना है, छक्कों की बारिश आपको ज्यादा करनी है, विद्युत अपघटनी परिष्करण। तो विद्युत अपघटनी परिष्करण है, उसका जो डायग्राम है, जो चित्र है वो आपके चैप्टर नंबर 3 के अंदर दे रखा है, मिल जाएगा आपको, वो वाला डायग्राम बनाना आना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन आपके सीधा छपता है बोर्ड में। उसके बाद में है अयस्क, अयस्क की परिभाषा याद करनी है, और गैंग की परिभाषा याद करनी है, और एनोड पंख की परिभाषा याद करनी है। जो एनोड पंख है ये आपके सीधा छप सकता है, 100% पूछा जा सकता है 29 मार्च साइंस वाले पेपर में। ओके, जब आप पेपर देके आओ तो मिलान करना, काफी सारी चीजें मिलेंगी आपको सेम टू सेम। उसके बाद में है थर्मिट अभिक्रिया, यानी थर्मिट रिएक्शन। तो थर्मिट अभिक्रिया है वो आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मैं बात करूं चैप्टर नंबर 4 की। तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर फर्स्ट है आपके एक जो आपके डेफिनेशन दे रखी है, जो परिभाषा है वो आपको दे रखी है सहसंयोजी आबंध। तो सहसंयोजी आबंध है, उसकी परिभाषा याद करनी है। और नेक्स्ट आपको तैयार करना है एल्केन, एल्काइन और एल्किन, ये 3 श्रेणियां हैं। एक तो एल्केन है, एक एल्काइन है, एक एल्किन है। तीनों श्रेणियों का सामान्य जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है वो याद करना है। इसमें से एक है वो आपके 100% आएगा, यानी 100% वाला प्रश्न है, ये सीधा वार करेगा, सीधा छपेगा पेपर में। उसके बाद में है ऑक्सीकारक, 100% आने की संभावना है, पूरी संभावना है। ऑक्सीकारक की परिभाषा याद करनी है और विद इसके एग्जाम्पल याद करने हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों हम बात करें आपके नेक्स्ट है साबुन और अपमार्जक। तो साबुन और अपमार्जक में अंतर है वो याद कर लेना, काफी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और 29 मार्च साइंस के पेपर में ये वाला क्वेश्चन है 90% छप चुका है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके मिशेल की संरचना। तो मिशेल की जो संरचना है, जो डायग्राम है वो आपको बनाना आना चाहिए। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों मैं बात करूं आपके चैप्टर नंबर 5 की। तो देखिए चैप्टर नंबर 5 है आपके, चैप्टर नंबर 5 है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण और गुणधर्म।
तो इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो आपको क्या पढ़ना है, डोबेराइन का त्रिक नियम। डोबेराइन का त्रिक नियम ये आपको पढ़ना है। ओके, और इसकी जो कमियां हैं, इसकी जो सीमाएं हैं वो भी याद करनी है, 2-2 पॉइंट याद कर लेना। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। तो न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है, जो नियम है वो तैयार करना है, और साथ में इसकी जो सीमाएं हैं, इसकी जो उपलब्धियां हैं, इसकी जो कमी है, तो सबके 2-2 पॉइंट याद कर लेना। और उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों आधुनिक आवर्त नियम दे रखा है, तो आधुनिक आवर्त नियम है वो याद करना है, यानी मेंडलीव का जो आधुनिक आवर्त नियम है वो याद करना है। और उसके बाद में एक छोटा प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, छोटा प्रश्न बड़ा धमाका हो सकता है, छप सकता है ये वाला प्रश्न, और 29 मार्च साइंस के पेपर में ये वाला क्वेश्चन सीधा वार करेगा। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों आवर्त है वो 7 होते हैं, और समूह कितने होते हैं? 18। ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में मैं मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 6 की बात करूं, जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, तो इसमें पहली जो चीज है वो क्या पढ़नी है आपको? प्रकाश संश्लेषण। यानी प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली घटनाएं हैं, वो घटनाएं भी आपको याद करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब। तो रक्तदाब की परिभाषा और रक्तदाब है वो कौन से स्केल से मापा जाता है वो याद करना है। उसके बाद में तीसरा है आपके कृत्रिम वृक्क अपोहन, तो इसकी परिभाषा याद कर लेना, काम चल जाएगा, और ये 100% छप सकता है आपके 29 मार्च साइंस के पेपर में। उसके बाद में ये वाला जो क्वेश्चन है सीधा वार करेगा आपके, सीधा आपके फंसेगा ये वाला प्रश्न, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। उसके बाद में डायग्राम की बात करूं तो इस चैप्टर से चित्र भी आएंगे, तो इसमें एक तो आपको मानव श्वसन तंत्र का चित्र याद करना है, और एक आपको पाचन तंत्र का चित्र बनाना है, और एक आपको मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाना है। अगर आपने 3 डायग्राम अच्छे से सीख लिए तो इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। ओके, उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों में बात करूं आपके चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर की, तो चैप्टर नंबर 7 है आपके, चैप्टर नंबर 7 है आपके यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको क्या तैयार करना है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना, यानी तंत्रिका कोशिका कह दो या न्यूरॉन कह दो, एक ही बात है। तो इनकी जो संरचना है, इसका जो डायग्राम है वो याद होना चाहिए। और दूसरा है आपके छोटा प्रश्न बड़ा धमाका, तो नर हार्मोन कौन सा होता है? आपके टेस्टोस्टेरोन, और मादा हार्मोन है आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, याद करना है आपको। और उसके बाद में तीसरा है मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र, तो ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। और उसके बाद में है सिनेप्स की परिभाषा, यानी 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो रिक्त स्थान होता है, जो संधि होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। उसके बाद में परिभाषा याद करनी है और उदाहरण याद करने हैं। अब किसके याद करने हैं? एक तो प्रकाशानुवर्तन है, एक आपके गुरुत्वानुवर्तन है। तो प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन दोनों की परिभाषा, साथ में एग्जाम्पल। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप, दोनों को पढ़ना है अच्छे से, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में चैप्टर नंबर 8 है आपके, चैप्टर नंबर 8 में पहला जो क्वेश्चन है वो आपको पढ़ना है, प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन या पूर्ण जनन। तो प्लेनेरिया है उसमें किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है मेरे प्यारे बच्चों? पुनरुद्ध भवन द्वारा। तो प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन का एक डायग्राम दे रखा है, वो आपको बनाना आना चाहिए। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र दोनों के डायग्राम आने चाहिए, हर बार पूछा जाता है इसमें से एक क्वेश्चन आपके। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की परिभाषा और इनमें अंतर है वो याद करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके गर्भ निरोधन की विधियां। तो गर्भ निरोधन की जो विधियां हैं वो याद करनी है। उसके बाद में मैं बात करूं चैप्टर नंबर 9 की, तो चैप्टर नंबर 9 है, इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो आपको पढ़ना है परीक्षण संकरण, यानी परीक्षण संकरण है उसकी परिभाषा अच्छे से याद करनी है। और दूसरा ये वाला क्वेश्चन सीधा फंसेगा, 100% फंसेगा 29 मार्च साइंस के पेपर में, पक्का आएगा ये वाला क्वेश्चन, हर बार आता है, कुछ भी हो जाए लेकिन ये क्वेश्चन पक्का आता है। समजात अंग और समवर्ती अंग दोनों को उदाहरण सहित आपको समझाना है, बड़ा क्वेश्चन है और बड़े मार्क्स में पूछा जाएगा, अच्छे से याद करना, रट लेना इसको। और उसके बाद में है अवशेषी अंग क्या होते हैं, इसके उदाहरण, इसकी परिभाषा और लिंग निर्धारण है, उसका एक आरेख दे रखा है, चित्र दे रखा है, वो बनाना आना चाहिए। जीवाश्म की परिभाषा, जीवाश्म का क्या महत्व है और
कौन कौन सी विधियों द्वारा जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है, तो वो पढ़ना है आपको। उसके बाद में चैप्टर नंबर 10 के अंदर मैं बात करूं, फिजिक्स के चैप्टर आ चुके हैं आपके, तो जिसमें पहला जो पॉइंट है वो आपको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन वह नियम। तो प्रकाश का जो परावर्तन है उसकी परिभाषा और उसके नियम याद करने हैं। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश का अपवर्तन वह नियम। तो प्रकाश का अपवर्तन है उसकी परिभाषा और उसके नियम याद करने हैं। उसके बाद में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग, यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के दोनों के दो उपयोग है वो सभी बच्चों को याद करने हैं। उसके बाद में है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र है वो लिखना आना चाहिए आपको। और आवर्धन क्या होता है, आवर्धन का भी एक सूत्र है और इसकी एक परिभाषा है वो भी याद करनी है आपको। और उसके बाद में है लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता की परिभाषा याद करनी है और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, वो भी ध्यान रखना है। और एक डायोप्टर की जो परिभाषा है वो भी याद करनी है। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों में बात करूं चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 11 इंपॉर्टेंट है आपके, इसमें से फिक्स चीजें हैं जो हर बार बोर्ड एग्जाम में आती हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आंख की समझन क्षमता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा वार करता है ये क्वेश्चन, सीधा छपता है बोर्ड एग्जाम में। और दूसरी चीज है आपके, दूसरा क्वेश्चन है आपके आंख के प्रमुख दोष। तो आंख के प्रमुख दोष ये वाला क्वेश्चन सीधा वार करता है, सीधा तीर चलाता है, बोर्ड एग्जाम पर चलाएगा। 29 मार्च को ये वाला क्वेश्चन छपेगा 100%। उसके बाद में है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव की खोज किसने की, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी और इसकी परिभाषा याद करनी है। और उसके बाद में है कांच के त्रिभुज प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, इसका एक डायग्राम दे रखा है वो देख के जाना। और 3 परिभाषा बता रहा हूं, एक तो प्रिज्म कौन है, एक विचलन कौन है और एक दृष्टिप्रास है। तीनों की परिभाषा याद कर लेना मेरे प्यारे रसगुल्लो। उसके बाद में चैप्टर नंबर 12 है आपके इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। फिजिक्स का चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है और बड़े मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे इसमें और छोटे क्वेश्चन भी आएंगे। तो इसमें सबसे पहला मैं बात करूं मात्रक की। तो देखिए मात्रक का जो क्वेश्चन है वो आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, रिक्त स्थान में आ सकता है, अति लघुत्तरीय में आ सकता है और बड़े वाले क्वेश्चन में आ सकता है जहां पर सुमेलित करना पूछेगा। तो इसमें एक तो विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, धारा का मात्रक एम्पियर, आवेश का मात्रक कूलाम, प्रतिरोध का मात्रक ओम और प्रतिरोधकता जिसका दूसरा नाम होता है विशिष्ट प्रतिरोध जिसका मात्रक ओम गुणा मीटर, और विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है जूल और विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। ओके, और इनके सभी के फॉर्मूले भी याद कर लेना, बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद में है ओम का नियम। तो ओम का नियम है वो आना चाहिए और जूल का तापन नियम ये भी आना चाहिए आपको, दोनों नियम याद करने हैं, एक पूछा जाएगा। और उसके बाद में है चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो उनका वर्णन आएगा आपके। 100% तीर मारता है ये वाला क्वेश्चन, सीधा छपता है, अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में देखिए इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएंगे। तो न्यूमेरिकल में मैं कुछ खास क्वेश्चन बता रहा हूँ, बुक में आप देख लेना। एक तो एग्जाम्पल 12.1 वाला न्यूमेरिकल है और एक एग्जाम्पल 12.3 और 12.4 दो ये पढ़ने हैं, अच्छे से तैयार करने हैं। और एग्जाम्पल 12.6 है, एग्जाम्पल 12.11 है, एग्जाम्पल 12.12 और 12.13। अगर आपने ये वाले जो न्यूमेरिकल निकाल लिए, सोल्व कर लिए, तो इनके अलावा आपको कुछ भी देखने को पेपर में नहीं मिलेगा, यानी इनसे अलग एक भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा। उसके बाद में मैं बात करूं आपके चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर नंबर 13 है आपके चुंबकीय क्षेत्र वाला। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको क्या पढ़ना है, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा और चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी विशेषताएं। और उसके बाद में दूसरा है आपके दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, सीधा वार करता है बोर्ड एग्जाम पर। और उसके बाद में है परिनालिका, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। इन दोनों नियमों में से एक नियम 100% आएगा आपके, इस बार देख लेना आप पेपर में। और उसके बाद में है विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र, इसका डायग्राम आना चाहिए आपको, ये भी सीधा वार करता है। इसमें से एक आएगा आपके, या तो विद्युत जनित्र आएगा या विद्युत मोटर आएगा, एक का डायग्राम आएगा। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण है उसकी जो परिभाषा है वो याद करनी है। उसके बाद में ये भी सीधा वार कर सकता है इस बार 29 मार्च को साइंस के पेपर में, कि घरेलू विद्युत परिपथों में अति भारण से बचाव के लिए जो सावधानियां हैं वो कौन कौन सी बरतनी चाहिए, कोई भी एक या दो सावधानियां आपसे पूछ सकता है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 14 है आपके ऊर्जा के स्रोत। तो इसमें पहला जो
पहली जो चीज है वो क्या पढ़नी है, पहला क्वेश्चन क्या पढ़ना है, ऊर्जा का उत्तम स्रोत, तो इसकी परिभाषा याद करनी है आपको। और दूसरा है आपके उत्तम ईंधन, तो इसकी भी आपको डेफिनेशन याद करनी है। और जीवाश्मी ईंधन में आपको इसके उदाहरण याद करने, एग्जाम्पल, जिसमें कोयला, पेट्रोल ये सब हैं। और उसके बाद में गर्म चश्मा, और इसको उष्ण स्रोत भी कहते हैं। और एक है आपके ज्वार भाटा, दोनों की परिभाषा याद करनी है। और एक यहाँ पर मैंने बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिया, छोटा क्वेश्चन लिया, नाभिकीय ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व। तो नाभिकीय ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व हैं यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत, तो इनकी परिभाषा और इनके एग्जाम्पल है वो याद करने हैं। उसके बाद में चैप्टर नंबर 15 के अंदर आ जाओ। ओके, हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण, तो इसमें सबसे पहले देखिए जो छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो छोटे क्वेश्चन ही मैं करवा रहा हूं। और इनमें से ही फंसेगा एक क्वेश्चन, ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारक किसे माना गया है, सीएफसी को माना गया है। सीएफसी का पूरा नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी पूछा जा सकता है कि सीएफसी का पूरा नाम बताओ। और ये कब, यहाँ पर सन की मैं बात करूं 1980 में। ओके, ये ध्यान रखना है सन। और उसके बाद में है ऊर्जा का प्रवाह है, तो ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशीय होता है। और उसके बाद में देखिए ये रिक्त स्थान में आ सकता है। आर श्रृंखला में 10% ऊर्जा है वो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित होती है, ट्रांसफर होती है। और उसके बाद में है परिभाषा, तो परिभाषा किसकी याद करनी है, एक तो जैव निम्नीकरणीय और एक पारितंत्र की और एक जैव आवर्धन की, तीनों की डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 16 है मेरे प्यारे बच्चों, गंगा सफाई योजना की शुरुआत कब हुई, 1985 में। और कोलीफॉर्म जीवाणु है वो मनुष्य की आंत में पाया जाता है। और जल संग्रहण प्रणाली की मैं बात करूं, राजस्थान में कौन सी है, खादिन है। महाराष्ट्र की बात करूं, बंदारस और ताल। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश यानी एमपी और यूपी में बंदिश है। और बिहार में आपके आहार व पाइन। और हिमाचल प्रदेश में आपके कुलय हैं। और केरल में आपके सुरगम। और कर्नाटक में आपके कट्टा। और एक लास्ट प्रश्न है, गंगा नदी पर बना जो बांध है वो कौन सा बांध है, टिहरी बांध, तो ये भी आ सकता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो के अंदर बताए हैं, इनमें से काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 29 मार्च साइंस के पेपर में। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें।